तो पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी प्लांट एनाटॉमी के डिफरेंट टॉपिक्स की, जिसमें हमने प्लांट्स के अंदर में मिलने वाले जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं उनको क्लासीफाई किया था। फिर उसके अगले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू सिस्टम की बात की थी कि प्लांट्स के अंदर कितने तरह के टिश्यू सिस्टम मिलते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की सेक्शन करेंगे और उनके अंदर में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो उनका एनाटॉमी है वो स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। आपको मालूम होगा किसी भी एंजियोस्पर्म या हायर प्लांट में कितने तरह के ऑर्गन होते हैं? 3 तरह के ऑर्गन होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। ये 3 मेजर ऑर्गन होते हैं। इन तीनों का ही हम ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करेंगे, मतलब एक थिन स्लाइस बनाएंगे उसके ट्रांसवर्स प्लेन में, और उस स्लाइस को सेक्शन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे और सेल कैसे अरेंज्ड हैं, कौन कौन से सेल हैं, किस लेयर की फॉर्म में वो प्रेजेंट हैं, वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं। एक और चीज़ याद रखनी है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो 2 कैटेगरी के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। इन दोनों की एनाटॉमी, इनके ऑर्गन्स की एनाटॉमी हम अलग पढ़ेंगे, मतलब मोनोकॉट रूट, स्टेम और लीफ भी पढ़ने वाले हैं और डाइकॉट रूट, स्टेम और लीफ भी समझने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम रूट एनाटॉमी से। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज रूट एनाटॉमी। रूट में भी हम पहले डाइकॉट रूट समझेंगे और फिर उसके बाद में मोनोकॉट रूट। तो एनसीईआरटी के अंदर में डाइकॉट रूट का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है, मतलब मान लो ये एक रूट है तो इसको हमने इस प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में काट के और इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, सेल ऑब्जर्व करेंगे। जो डाइकॉट रूट एनसीईआरटी में यूज़ की गई है वो सनफ्लावर रूट है, तो वहाँ पे उन्होंने सनफ्लावर प्लांट की रूट का इस्तेमाल सेक्शन किया है। यहाँ पर हम देखते हैं भाई किस तरह के सेल अरेंजमेंट हैं, लेयर किस तरह से फॉर्म हो रही है। सबसे बाहर एक सिंगल सेल की लेयर होगी जिसको बोला जाएगा एपिडर्मिस। तो ये हमारे पास में प्रेजेंट है, सिंगल सेल की एपिडर्मिस। यहाँ पे हम सेल बना लेते हैं कुछ। ये हो गया हमारा एपिडर्मिस और इसको एपीब्लेमा भी बुलाते हैं। रूट के अंदर कोई कॉर्टेक्स नहीं होता, इसलिए हमने जैसा बताया था कि रूट एपिडर्मिस को हम एपीब्लेमा भी बुलाते हैं। अच्छा, इस एपीब्लेमा से कुछ शॉर्ट लिव्ड यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन निकल रहे होते हैं जो कई बार निकलते हैं और कई बार बैठ जाते हैं। शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एफीमेरल होते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते, जिनको रूट हेयर बुलाया जाता है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। तो यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन जिनको रूट हेयर बुलाया जाएगा। तो ये बात हो गई इसके आउटर लेयर एपिडर्मिस और रूट हेयर की। रूट हेयर के बाद में हमारे पास में कॉर्टेक्स आता है। सो इसके बाद में जो सेल हैं दीज आर कॉर्टिकल सेल्स। जो कॉर्टेक्स के सेल हैं वो किससे बने हुए हैं? वो पैरेन्काइमा के बने हुए हैं, सिंपल, और उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस भी प्रेजेंट है, गैप भी प्रेजेंट है, जिससे वाटर के ट्रांसपोर्ट में मदद मिलेगी। अभी हम वो भी समझा देते हैं कि भाई वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यहीं पर हम समझा देंगे, वो भी समझा आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं जर्नल कॉर्टेक्स या फिर नॉर्मल कॉर्टेक्स। ये किस तरह के सेल का बना हुआ है? पैरेन्काइमा के सेल का बना हुआ है। अगर ध्यान से देखो तो पैरेन्काइमा के सेल बहुत क्लोजली अरेंज्ड नहीं है, बहुत क्लोजली आपस में चिपके हुए नहीं है, वो दूर दूर लोकेटेड है। उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा खासा इंटरसेल्युलर स्पेस, 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट। जो कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर होती है, भाई कॉर्टेक्स की लास्ट भी तो कोई लेयर होगी। यहाँ पे हम एक पहले अपने लिए वो बना लेते हैं ताकि हम पूरी सही लेयर बना पाएँ। जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर, जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, वो बहुत यूनिक टाइप की लेयर होती है। ये ढोलक शेप सेल्स या फिर बैरल शेप सेल्स से बनी होती है। जैसे ढोलक होती है ना, दोनों साइड से थोड़ा डायमीटर कम होता है और बीच से डायमीटर हल्का सा ज़्यादा होता है, इसी तरह की बैरल शेप या फिर ढोलक शेप सेल से बनी होती है।
इस तरह के ढोलक शेप सेल्स है ये क्या चीज़ है? ये है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ध्यान से देखो तो क्या ये ढोलक शेप है, बैरल शेप है? हाँ, ये बैरल शेप्ड होती है। बैरल शेप यानी कि दोनों साइड से चपटा रहेगा लेकिन डायमीटर कम रहेगा, बीच से डायमीटर ज़्यादा रहेगा। सिंगल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर एक यूनिक चीज़ होती है कि इसके ऊपर में स्यूबरिन डिपोजिशन देखने को मिलता है। इसकी वॉल्स के ऊपर में हमें एक वैक्सी कवरिंग स्यूबरिन डिपॉजिट देखने को मिलता है। ये जो हमने ग्रीन कलर से कवरिंग बनाई है, कोटिंग बनाई है, दिस इज स्यूबरिन डिपोजिशन, स्यूबरिन डिपॉजिट। तो पूरी एंडोडर्मिस की लेयर के ऊपर में इस तरह से भर भर के क्या प्रेजेंट होता है? सुबरीन। अच्छा, सुबरीन का काम क्या है? सुबरीन जो है वो वाटर इम्परमिएबल है, वैक्स है, वाटर इनसॉल्यूबल है, वाटर इम्परमिएबल है। पानी जो है वो डायरेक्टली इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसके बीच से होके तो कभी भी मूव नहीं कर सकता। और सेल देखो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कोई गैप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे पूरा एस सच बना लेते हैं। तो जो सेल हैं उनकी वॉल में क्या लोकेटेड है? सुबरीन लोकेटेड है। और सुबरीन जो है वो वाटर इम्परमिएबल होता है, यहाँ से वाटर डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर वाटर मूव कैसे करेगा? एनाटॉमी की बात तो हम करेंगे, लेकिन वाटर का मूवमेंट होगा कैसे? भाई वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, सॉइल से वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट हेयर। अब जब सॉइल से वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर कैसे मूव करता है? वाटर जो है वो सेल के गैप्स के बीच में से ऐसे होकर के मूव करता है। भाई वाटर कहाँ से मूव करता है सबसे ज़्यादा? जो सेल के बीच में खाली स्पेस है, गैप है, वहाँ से मूव करता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो होता है सेल के थ्रू होकर के मूव करना, सेल के बीच बीच से होकर के मूव करना। वाटर का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, एक तो सेल के बीच से होकर के मूव करना और दूसरा सेल के थ्रू मूव करना, सेल के अंदर से जाना। ये जो पहला टाइप का मूवमेंट है जहाँ पे वो सेल के गैप के बीच में से जाता है, इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। जहाँ पे वो सेल को क्रॉस नहीं करता, सेल के अंदर एंटर नहीं करता, सिर्फ जो सेल के बीच में स्पेस है, खाली जगह है, वहाँ से होकर के जाता है, उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट मूवमेंट। दूसरा होता है सिम्प्लास्ट मूवमेंट, जहाँ पे वो एक सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, फिर वहाँ से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म से होकर के एंटर करे, मूव करे, तो उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। पर प्रॉब्लम ये है कि सिम्प्लास्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, उसमें रेजिस्टेंस लगता है। एपोप्लास्ट फास्ट होता है, तो ज़्यादातर पानी का मूवमेंट एपोप्लास्ट से ही हो जाता है। पर प्रॉब्लम आती है एंडोडर्मिस में। अब एंडोडर्मिस को तो वाटर क्रॉस कर नहीं सकता भाई, एंडोडर्मिस को वाटर कहाँ से क्रॉस करेगा? वाटर तो पोलर है, वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाता। तो अगर सेल को एंडोडर्मिस की लेयर को क्रॉस करके आगे जाना है तो उसका एक ही तरीका है, थ्रू सिम्प्लास्ट। मान लो यहाँ पे एक एंडोडर्मिस का सेल है, उसके ऊपर सुबरीन डिपॉजिट है, यहाँ पे कॉर्टेक्स का सेल है दूसरा, और यहाँ पे अंदर वाली लेयर है, ये मान लो ये है, ये आउटर साइड है और ये कोर है, अंदर वाली साइड। आपको मालूम होगा प्लांट सेल के अंदर में क्या होता है बेटा? प्लांट सेल के अंदर में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जगह जगह पर। तो वाटर डायरेक्टली इसकी वॉल को तो क्रॉस कर नहीं सकता, तो कैसे मूव करेगा? सिम्प्लास्ट। यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ से होता हुआ सिम्प्लास्ट के थ्रू एंटर करेगा। तो इसका मतलब अगर वाटर को आगे मूव करना है तो एपोप्लास्टिक मेथड से वो आगे नहीं जा सकता, उसको किस मेथड से जाना पड़ेगा? सिम्प्लास्टिक मेथड से। सेल के अंदर एंटर करेगा, फिर उस सेल से प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ एंडोडर्मिस के सेल में एंटर करेगा, फिर वहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ और अंदर जाएगा। इस तरह से एंडोडर्मिस ये कंट्रोल करता है कि भाई कितना वाटर एक बार में एंटर करवाना है। पानी तो बहुत ज़्यादा आ सकता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में आ सकता है। तो एंडोडर्मिस जो काम करती है वो क्या करता है? एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल द
वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, भाई कितना वाटर है कितना मिनरल अंदर उसको एंटर करवाना है, उस सबको कंट्रोल करने का काम करता है एंडोडर्मिस, अपनी स्यूबरिन डिपोजिशन की वजह से। और इस एंडोडर्मिस लेयर को एक और नाम दिया जाता है कैस्पेरियन स्ट्राइप, क्योंकि यहाँ पे पानी क्रॉस नहीं कर पाता डायरेक्टली, ये कंट्रोल होता है, तो इसको हमने एक और नाम दे रखा है, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्राइप। तो ये बात हो गई एंडोडर्मिस की। अब एंडोडर्मिस के अंदर साइड पे चलते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर में प्रेजेंट होते हैं थिक वॉल पैरेन्काइमा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो एंडोडर्मिस जहाँ पे कॉर्टेक्स खत्म हो गया, कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस के बाद में जो लेयर आती है ये येलो कलर से हमने बनाई है, दिस इज पेरिसाइकल, दिस इज पेरिसाइकल। अब ये जो पेरिसाइकल है ये किसकी बनी हुई है, लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल, लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स। और ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये थिक वॉल सेल्स हैं। भाई अभी तक तो हमने बोल रहे थे कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है और जो भी लिविंग सेल होता है वो थिन वॉल होना चाहिए, यही डेफिनेशन थी पैरेन्काइमा की। पर यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो पैरेन्काइमा पेरिसाइकल बना हुआ है रूट का, वो थिक वॉल पैरेन्काइमा सेल्स से बना हुआ है। ये एक स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा होता है जो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा कहलाता है। पेरिसाइकल फ्यू लेयर्स थिक होती है, मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में होती है। अब ये जो पेरिसाइकल है ये कई सारे काम करती है रूट में, इसका बहुत सारा फंक्शन है। क्या क्या काम है पहले तो ये समझो। सबसे पहला तो लेटरल रूट्स यहीं से निकलती हैं, लेटरल रूट्स ओरिजिन। रूट में ब्रांचिंग होती है, आपको पता होगा भाई, जैसे रूट है, पहले एक रूट निकलती है, फिर यहाँ से दूसरी रूट निकलती है, फिर उससे तीसरी रूट निकलती है। अच्छा ध्यान से देखो अगर, तो हमने इस रूट को निकालने के लिए अंदर से ओरिजिनेट किया है। भाई रूट को हमने जब ब्रांचिंग करती है ना रूट, तो वो बाहर से ओरिजिनेट नहीं करती, एक्सोजिनसली ओरिजिनेट नहीं करती, वो अंदर से कंटिन्यू होती है, पुरानी रूट के अंदर वाले एक रीजन से कंटिन्यू होती है। और किस रीजन से कंटिन्यू होती है, लेटरल रूट यहीं से निकलती है, पेरिसाइकल से कंटिन्यू होती है। तो मान लो अगर इस रूट में कोई ब्रांच होती तो वो कहाँ से निकलती, वो इसी पेरिसाइकल से इस तरह से निकल रही होती, पेरिसाइकल से ओरिजिनेट होती है रूट। इसीलिए रूट की जो ब्रांचिंग होती है ना वो एंडोजिनस होती है। जब हम स्टेम की ब्रांचिंग देखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि एक्सोजिनस ब्रांचिंग होती है। स्टेम की ब्रांचिंग अंदर से कंटिन्यू नहीं होती, वो सिर्फ सरफेस पे होती है, लेकिन रूट में पेरिसाइकल से निकलती है। दूसरा एक और चीज़ याद रखना जो कि डाइकॉट प्लांट का यूनिक फीचर है, डाइकॉट रूट का। डाइकॉट रूट में आगे चल करके सेकेंडरी ग्रोथ भी होनी है भाई, आगे चल करके सेकेंडरी ग्रोथ या फिर जो उसकी विड्थ होती है वो भी इंक्रीज करना है। जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वस्कुलर कैम्बियम नाम का एक टिश्यू चाहिए होता है, सेकेंडरी कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। ये जो वस्कुलर कैम्बियम है इसका ओरिजिन ऑल्सो अकर फ्रॉम पेरिसाइकल। तो इसका ओरिजिन भी कहाँ से होता है बेटा, पेरिसाइकल से ही होता है। जो वस्कुलर कैम्बियम बाद में चल करके सेकेंडरी कैम्बियम बनेगी तो वो भी यहीं से स्टार्ट होने वाली है, यहीं से हमारी कैम्बियम बनना स्टार्ट होती है यहाँ पर। अब तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ाते, लेकिन जब वस्कुलर कैम्बियम को बनाते थे हम लोग, कैसे डेवलप करती है वो यहीं से डेवलप करती है। तो पेरिसाइकल का डाइकॉट रूट में दो काम है, पहला तो ब्रांचिंग सारी की सारी एंडोजिनस होती हैं, रूट की ब्रांचेस यहीं से निकलती हैं, और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो वस्कुलर कैम्बियम बनना स्टार्ट करता है वो यहीं से बनना स्टार्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थिक वॉल पैरेन्काइमा से बना होता है। पेरिसाइकल के अंदर पे हमें लोकेट करना है वस्कुलर बंडल। पेरिसाइकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वस्कुलर बंडल होती है। यहाँ पे वस्कुलर बंडल पहले बना लेते हैं, फिर उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे।
लेबल कर देते हैं। ये जाइलम है जो वाइट कलर से हमने बनाए, और ये फ्लोएम है जो हमने पिंक कलर से बनाए। ध्यान से देख करके अगर आप जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, तो जाइलम एक रेडियस पे, उसके बाद में फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, अलग अलग रेडियस पे और ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखें, वस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट है वो पहला तो रेडियल है। रेडियल मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस में हैं और ऑल्टरनेट करते हैं, जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे ऑल्टरनेट करते हुए वो मूव करते हैं। दूसरा, अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम में प्रोटोजाइलम जो छोटे वाले एलिमेंट्स हैं वो ध्यान से देखो तो बाहर की साइड है, और जो मेटाजाइलम है बड़े एलिमेंट्स वाले, ये मेटाजाइलम है, और ये छोटे एलिमेंट्स वाले प्रोटोजाइलम। अच्छा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। तो अगर जाइलम के बेसिस पे हम अरेंजमेंट देखें तो वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट जाइलम के बेसिस पे कैसा है? एक्सार्च। रूट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है रेडियल वस्कुलर बंडल और एक्सार्च जाइलम। बाहर की साइड प्रोटोजाइलम बनेगा, छोटे वाले एलिमेंट्स, और अंदर की साइड में बड़े वाले एलिमेंट्स, मेटाजाइलम एलिमेंट बनने वाले। तो ये वस्कुलर बंडल हो गया। अच्छा, वस्कुलर बंडल का नंबर कितना है? जो वस्कुलर बंडल है ना वो या तो 2 रहते हैं, अगर हम नंबर की ही बात करें तो वस्कुलर बंडल का या तो 2 रहेगा या तो 4। 2 को बोलते हैं हम डाइआर्च कंडीशन, और 4 को बोलते हैं टेट्रार्च कंडीशन। तो डाइकॉट रूट में या तो 2 वस्कुलर बंडल्स रहते हैं या फिर 4 रहते हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिलते, डाइआर्च या फिर टेट्रार्च। अच्छा, बीच में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो पैरेनकाइमा के लूजली अरेंज्ड सेल होते हैं जिनको बोलते हैं पिथ, ये बोलते हैं हम पिथ। ये पैरेनकाइमा के सेल हैं, लिविंग सेल हैं सबसे कोर में, जो कि लूजली अरेंज्ड है, मतलब इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस भी प्रेजेंट है। ये हो गया हमारे पास में पिथ। यहाँ से जो सेल आपस में मूव कर रहे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में सेल प्रेजेंट उनको बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू, इनको बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। तो जो भी हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में है ये, इसको बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। तो जाइलम फ्लोएम इनके बीच में कंजंक्टिव टिश्यू, ये वाला टिश्यू जो है ये कंजंक्टिव टिश्यू हो जाता है। पिथ जो होती है वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। देखो ध्यान से अगर देखो तो पिथ जो है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड है, बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत छोटी होती है। यहाँ पर जो डाइकॉट रूट होती है ना, वहाँ पे पिथ बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है डाइकॉट रूट में। ये चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाएगी जब हम मोनोकॉट रूट में देखेंगे। मोनोकॉट रूट में पिथ बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है, वहाँ पे पिथ प्रोमिनेंट होती है। अच्छा, एक और चीज़ याद रख लो जो हमें याद रखनी पड़ेगी, दैट इज स्टील। ये प्लांट से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट इज स्टील। स्टील का मतलब होता है ऑल टिश्यूज इनर टू पेरिसाइकल। ऑल टिश्यूज इनर टू पेरिसाइकल, मतलब जितने भी टिश्यूज हैं एंडोडर्मिस, सॉरी यहाँ पे हाँ पेरिसाइकल नहीं होता है, यहाँ पे एंडोडर्मिस होता है। तो जितने भी टिश्यूज हैं जो एंडोडर्मिस के अंदर हैं उन सबको मिला के हम स्टील बोलते हैं। स्टील में पेरिसाइकल भी आएगा, वस्कुलर बंडल भी आएगा, पिथ भी आएगा, कंजंक्टिव टिश्यू, मतलब सब कुछ जो अंदर है सबको मिला करके स्टील बोला जाता है। तो यहाँ पे स्टील भी होती है इस तरह की प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट रूट एनाटमी की। भाई यहाँ पे तो हमने डाइकॉट रूट एनाटमी की बात की है, अब हम बात करते हैं मोनोकॉट रूट एनाटमी। अच्छा,
अच्छा, मोनोकॉट रूट भी डाइकॉट रूट से एनाटॉमिकल तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है। अगर यंग रूट की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस होते हैं, बस हमें वही चीज़ समझनी है। सिर्फ कुछ डिफरेंस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहती हैं। अब जो डिफरेंस है हम डायरेक्टली बस उन्हीं पे काउंट कर लेते हैं भाई, बाकी सारा बनाने की तो मतलब नहीं है क्योंकि बाकी सब सेम रहता है। हम यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट करते हैं एंडोडर्मिस से। अब आप बोलेंगे सर एंडोडर्मिस हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमें मालूम है भाई बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, तो एंडोडर्मिस हमें बहुत अच्छे से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप मान के चलेंगे कि एंडोडर्मिस ये जो हमने यहाँ पे बनाया है वो यही वाला है। अच्छा, एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर हमने बनाई थी, पेरीसाइकल। यहाँ पे भी पेरीसाइकल होती है और जैसी डाइकॉट में थी सेम वैसी होती है, कोई फर्क नहीं है। एंडोडर्मिस के नीचे साइड पे पेरीसाइकल, यहाँ पे 2 लेयर पेरीसाइकल की कम से कम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पेरीसाइकल। यहां से फर्क आना स्टार्ट होता है। ये एंडोडर्मिस, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं है, इसके ऊपर तो कोई फर्क है ही नहीं। पेरीसाइकल, इसमें भी कोई फर्क नहीं। इसके अंदर वस्कुलर बंडल में फर्क है। पहला फर्क जो है वस्कुलर बंडल का नंबर। यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल का नंबर आएगा, पहले हम बना लेते हैं, वो कई सारे वस्कुलर बंडल दिखाई पड़ते हैं। ये तो जाइलम हो गया और यहाँ पे अल्टरनेटिवली फ्लोएम बना दो। जाइलम फ्लोएम रेडियल अरेंजमेंट है, तो ये हमारे पास में जाइलम और ये फ्लोएम, रेडियल अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। जाइलम अभी भी एक्सार्च कंडीशन में ही है। रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जाइलम हमेशा एक्सार्च होता है, छोटे एलिमेंट्स पीछे और बड़े एलिमेंट्स मेटाजाइलम अंदर। नंबर देखो, यहाँ पे वस्कुलर बंडल का नंबर देखो बस। वस्कुलर बंडल जो नंबर में है, अब की बार वो ज़्यादा नंबर में दिखाई पड़ते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट। वस्कुलर बंडल या तो यहाँ पे 6 होते हैं या फिर 6 से ज़्यादा होते हैं। अगर 6 होते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्सार्च कंडीशन, और अगर 6 से भी ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। मोनोकॉट रूट में या तो हेक्सार्च कंडीशन मिलती है या तो पॉलीआर्च कंडीशन। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 वस्कुलर बंडल है टोटल। तो ऐसे ही वस्कुलर बंडल या तो 6 होंगे या तो 6 से ज़्यादा पॉलीआर्च कंडीशन मिलती है, जबकि डाइकॉट्स के अंदर में देखें तो 2 या 2 से 4 मिलते हैं, या तो डाइआर्च कंडीशन या फिर टेट्रार्च कंडीशन बस। दूसरा जो डिफरेंस है वो पिथ को लेकर के। हमने पिथ डाइकॉट रूट में भी बनाई थी, यहाँ भी बना रहे हैं, पर पिथ का साइज देखना अभी। अब पिथ का साइज देखना, वहाँ पे पिथ का साइज और यहाँ पे पिथ का साइज। यहाँ पे पिथ देखिए, बस इतनी सी पिथ है, ये पिथ है पूरा, मतलब पिथ बहुत ज़्यादा इनकॉन्स्पिकुअस छोटी सी है, बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टेड है। लेकिन यहाँ पर पिथ देखो, क्या यहाँ पे पिथ बहुत ही बड़ी दिखाई पड़ रही है, लार्ज दिखाई पड़ रही है, प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रही है? हाँ, तो यहाँ पे पिथ लार्ज एंड प्रोमिनेंट दिखाई पड़ती है, बड़ी दिखाई पड़ती है। बाकी यहाँ पे बीच बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, बस इतना ही डिफरेंस होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू दिखाई पड़ती है। एक डिफरेंस हमें मैचुरेशन के बाद दिखाई पड़ेगा, वो है सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ करती है, उसकी विड्थ इंक्रीज होती है, उसका डायामीटर भी बढ़ता है। मोनोकॉट रूट कभी भी विड्थ इंक्रीज नहीं करती, उसका डायामीटर नहीं बढ़ता। लेकिन वो बात की बात है, एनाटॉमिकल तौर पे तो यही डिफरेंस है, 2 ही मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये बात हो गई डाइकॉट रूट की। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम की, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम।